हेलो दोस्तों, मैं नयन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं तथागत जीएस बुद्धा में। आज बात करेंगे दोस्तों वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था। तो उसके बाद जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होने के बाद एक नई सभ्यता का जन्म होता है जिसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ वैदिक सभ्यता के बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं। तो वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों, इसकी समय काल की बात करते हैं तो कितना माना जाता है, तो 1500 से लगा करके 1000 BC। ठीक, 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच का जो समय काल है वह वैदिक सभ्यता काल माना जाता है। ठीक, तो वैदिक सभ्यता जो है दोस्तों उसे दो भागों में बांटा गया है, पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, जो पूर्व वैदिक काल ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो समय काल है दोस्तों है 1500 से लेकर के 1000 BC का जो बीच का जो काल है वह पूर्व वैदिक काल अर्थात ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। और बात करते हैं इसकी जो जानकारी मिलती है मुझे कहाँ से मिलती है, तो वह ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल की जो हमें जानकारी मिलती है वह ऋग्वेद से मिलती है। और बात करते हैं कि और जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें जो कहाँ से मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य तीनों वेदों से मिलती है, जो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद से। ठीक है, तो पूर्व वैदिक काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। समय काल कितना, तो 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच का जो काल है वह पूर्व वैदिक काल का समय काल है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो समय पीरियड है दोस्तों वह 1000 से लेकर के 600 BC के बीच का जो समय काल है वह उत्तर वैदिक काल का है। इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो जो अन्य तीन वेद हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, यहाँ से उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और पर हमने अभी बताया कि पूर्व वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वह ऋग्वेद से। ठीक है, तो इसकी जानकारी उत्तर वैदिक काल की जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। और बात करते हैं कि जब उत्तर वैदिक काल आते आते समाप्त होने वाला होता है उससे पहले क्या लोहे की खोज हो जाती है। तो लोहे की खोज जो होती है दोस्तों इतना बड़ा परिवर्तन ला देती है लोहे की खोज पर। जब पूर्व वैदिक काल में देखा था तो पूर्व वैदिक काल में तांबे का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, और कांसे का। पर उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है। लोहे की खोज होने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है, वो हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो लोहे की खोज कहाँ से हुई दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। ठीक है, सबसे पहली बार लोहे की खोज की गई थी। तो कभी कदार पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि लोहे की खोज कब की गई थी, तो लोहे की खोज की गई थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो लोहे की खोज सबसे पहली बार कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सबसे पहली बार लोहे की खोज की गई थी। ठीक है, तो हमने देखा दोस्तों वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। उसका समय पीरियड के बारे में बात करते हैं तो 1500 से लेकर के 1000 BC के बीच का जो काल है वह पूर्व वैदिक काल। ठीक है, और इसकी जो जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। और बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड के बारे में तो 1000 से लेकर के 600 BC के बीच। ठीक है, तो उसकी समय काल है। और बात करते हैं इसकी जो जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो अन्य तीनों वेदों से मुझे इसकी जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की। ठीक, और उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो जाती है और लोहे की खोज होने के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं वैदिक जो शब्द है दोस्तों, वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक, वैदिक शब्द जो है वह वेद से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, तो वैदिक शब्द जो है वह वेद से बना हुआ है। उसके बाद आते हैं दोस्तों निर्माता की बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता के निर्माता के बाद बात करते हैं तो आर्य। आर्य संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। ठीक, भाषाई रूप से श्रेष्ठ। ठीक, तो आर्य क्या है, तो संस्कृत का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ अर्थात भाषाई रूप में श्रेष्ठ। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करते हैं निवास की बात करते हैं कि आर्यों का निवास कहाँ से, निवास स्थल कहाँ से है, वह कहाँ से आए भारत में। ठीक है, सबसे पहली बार आए, तो अलग अलग इतिहासकारों का मत है। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासों का मत क्या है दोस्तों, तो मूल निवास की बात करते हैं तो मैक्स मूलर
सबसे ज्यादा अगर मत किसी को दिया जाता है तो मैक्स जो इनका मत है दोस्तों वह सभी लोग इनके मत से सहमत हैं। ठीक है, तो मैक्स मूलर का कहना था दोस्तों वह जो आर्य आए थे वह मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? तो जो आर्य आए थे वह मध्य एशिया से आए थे। तो यह कहना किसका है? तो मैक्स मूलर का कहना है। और बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि जो आर्य आए थे वह आर्कटिक प्रदेश से आए थे, अर्थात उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे। ये किसका कहना था? तो बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्कटिक प्रदेश से आए हुए थे। ठीक, उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आल्स पर्वत से आए थे। ठीक, आल्स पर्वत से आए थे, अर्थात जो एशिया और यूरेशिया के मध्य का जो बीच का जो भाग है वह आल्स पर्वत का है। और यहीं से डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आल्स पर्वत से आए हुए थे आर्य लोग। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का कहना है कि जो आर्य थे वह तिब्बत से आए थे, तिब्बत के क्षेत्र से आए थे। यह कहना किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। और बात करते हैं विलियम जोन्स का कहना है कि जो आर्य थे वह यूरोप से आए हुए थे। तो अलग अलग इतिहासकारों का मत है। ठीक, तो सबसे ज्यादा जो मत माना जाता है वह मैक्स मूलर का माना जाता है कि आर्य जो आए थे वह मध्य एशिया से आए हुए थे। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से इतिहासकार ने अपना मत कौन सा दिया। तो जैसे मैक्स मूलर का कहना क्या है? मध्य एशिया से आए हुए थे। और बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि आर्कटिक प्रदेश से आए हुए थे। और डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि आल्स पर्वत से आए हुए थे। कौन? तो आर्य लोग। तो अलग अलग इतिहासकार है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वैदिक सभ्यता की जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के बारे में तो देखते हैं तो पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों स्रोत मौजूद हैं। तो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत दोनों प्रकार के स्रोत मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत। ठीक, साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों साक्ष्य मौजूद हैं। ठीक, बात करते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में। तो सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात करते हैं। जो पुरातात्विक साक्ष्य है दोस्तों, जैसे उत्खनन से कोई चीज प्राप्त होती है, ठीक है, तो यह पुरातात्विक साक्ष्य में आ जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो पुरातात्विक साक्ष्य की बात करते हैं तो बोगाज कोई यह अभिलेख है और यह 1400 बीसी पुराना है। बोगाज कोई अभिलेख यह 1400 बीसी पुराना है। इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि 4 देवताओं के उल्लेख मिले हुए हैं इस अभिलेख से। ठीक, कौन कौन से? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासती। ठीक है, ये 4 देवताओं के उल्लेख मिले हुए हैं। कहाँ से? तो बोगाज कोई अभिलेख से इनका उल्लेख मिलता है 4 देवताओं का, इंद्र, मित्र, वरुण और नासती। ठीक, तो ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि 4 देवताओं का जो उल्लेख मिलता है वह किस अभिलेख से मिलता है? तो बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ से मृदभांड भी मिले हुए हैं। जैसे गौरिक मृदभांड, जो गौरिक मृदभांड है यहाँ से मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं। ठीक है, तो यह जो गौरिक मृदभांड है इसे ओपीसी के नाम से भी जाना जाता है। जो मृदभांड है यह पूर्व वैदिक काल के समय काल का है। ठीक है, अर्थात पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी मिलती है इस मृदभांड से। ठीक, गौरिक मृदभांड जिसे ओसीपी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं चित्रित धूसर जो मृदभांड है यहाँ से भी मिट्टी के भी साक्ष्य मिले हुए, मिट्टी के बर्तन के। इसे पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। किसे? चित्रित धूसर मृदभांड को पीजीडब्ल्यू के नाम से जाना जाता है। और ये जो यहाँ साक्ष्य मिले हुए हैं यह उत्तर वैदिक काल के पीरियड के हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल के समय के कौन सा है? तो चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक, इसे पीजीडब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद एक अभिलेख और मिला हुआ है कस्य अभिलेख। जो कस्य अभिलेख है यहाँ से यह जानकारी मिलती है कि जो अभिलेख है यह 1600 बीसी पुराना है। और यहाँ से जानकारी क्या मिलती है कि ईरानी आर्य, बात करते हैं ईरानी आर्यों की जो एक शाखा है वह भारत में आई है। बस इतनी जानकारी मिलती है। किससे? तो कस्य अभिलेख से कि जो ईरानी आर्यों की एक जो शाखा है, ठीक, वह भारत में आई हुई है। इतनी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो
कस्सी अभिलेख से मिलती है। ठीक, तो पुरातात्विक साक्ष्य में हमने देखा कि बोगाज कोई जो अभिलेख है, यह अभिलेख 1400 बीसी पुराना है। इस अभिलेख में हमें 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कौन कौन? तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासर। ये 4 देवताओं का उल्लेख किससे मिलता है? तो बोगाज कोई अभिलेख से मिलता है। ठीक, और यह कितना पुराना है? तो 1400 बीसी पुराना है। और वहां से मृदभांड भी मिले हुए हैं, जैसे गौरिक मृदभांड ओसीपी के नाम से जाना जाता है, और चित्रधूसर मृदभांड जिसे पीजीडब्ल्यू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और तो ये जो मृदभांड मिले हुए हैं अर्थात मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हम लोगों ने देखा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। ठीक, साहित्यिक साक्ष्य में हम देखेंगे वेद। ठीक, वेद से मुझे जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता के बारे में। ठीक है, वेद से कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनसे जानकारी मिलती है मुझे साहित्यिक साक्ष्य की। ठीक, साहित्यिक साक्ष्य में हम सबसे पहले बार देखेंगे हम ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से जानकारी क्या मिलती है? ऋग्वेद क्या है? तो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। तो यही कभी कभार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है निम्नलिखित में से, तो ऋग्वेद है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन वेद है। और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो कभी कभार संकलनकर्ता भी पूछ दिए जाते हैं। कौन है? तो कृष्ण द्वैपायन एवं वेदव्यास। ठीक है, तो इसके जो संकलन करता है वह कौन है? कृष्ण द्वैपायन एवं वेदव्यास इसके ऋग्वेद के संकलन करता है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। ठीक, उसके बाद आते हैं ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। तो इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 10-28 सूक्त हैं। सूक्त अर्थात मंत्र हैं। ठीक है, और यहाँ जो मंडल से तात्पर्य अध्याय। ठीक है, तो 10 मंडल हैं किसमें? ऋग्वेद में, और 1028 क्या हैं? तो मंत्र हैं। तो कभी कभार ये भी पूछ दिया जाता है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ठीक, कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त अर्थात मंत्र हैं। बात करते हैं जो प्रथम एवं 10वां मंडल है, यह बाद में जो जोड़ा गया था। यह मंडल प्रथम और 10वां मंडल जो है जोड़ा गया है, यह मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक, इस मंडल को कहा जाता है एक सबसे नया मंडल कौन सा है? तो प्रथम एवं 10वां मंडल जो है वह नया मंडल है, इसे बाद में जोड़ा गया था। ठीक, और बात करते हैं अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो तृतीय मंडल है दोस्तों, तृतीय मंडल किसको समर्पित है? ठीक, अर्थात तृतीय मंडल का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र से है। ठीक है, तो तृतीय मंडल का संबंध किससे है? गायत्री मंत्र से है। और गायत्री मंत्र का अगर बात करते हैं रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि तृतीय मंडल की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। और बात करते हैं कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया जाता है कि गायत्री मंत्र का जो वर्णन है वह ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तृतीय मंडल में है। ठीक है, तृतीय मंडल का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र से है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। उसके बाद आते हैं 7वां मंडल। जो 7वां मंडल है दोस्तों, 7वां मंडल किससे संबंधित है? 10 राग युद्ध से। तो कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है वन लाइनर क्वेश्चन में कि जो 7वां मंडल है वह किससे संबंधित है? 10 राग युद्ध से संबंधित है। कौन सा? तो 7वां मंडल 10 राग युद्ध से। उसके बाद आते हैं बात करते हैं 9वां मंडल। तो 9वां मंडल की बात करते हैं, यह किसको समर्पित है? तो सोम देवता को। ठीक है, तो 9वां मंडल किससे संबंधित है? सोम देवता से। ठीक है, कई बार पूछा गया हो एग्जाम में कि 9वां मंडल किससे समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है संबंधित है किससे? तो सोम देवता से संबंधित है, अर्थात वनस्पति के देवता। ठीक, उसके बाद बात करते हैं 10वां मंडल। 10वां मंडल तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, क्योंकि ये 10वें मंडल में पहली बार देखने को मिलता है क्या? वर्ण व्यवस्था के बारे में। कौन कौन सी? तो 4 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में पहली बार देखने को मिलता है। कौन से मंडल में? तो 10वें मंडल में। ठीक है, तो 10वां मंडल किससे संबंधित है? वर्ण व्यवस्था से। ठीक है, तो हमने बात की साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। ठीक है, तो साहित्यिक साक्ष्य के बारे में सबसे पहले हमने बात की ऋग्वेद के बारे में।
तो ऋग्वेद के बारे में हमने देखा कि सबसे प्राचीन वेद है कौन, तो ऋग्वेद है। इसके संकलनकर्ता कौन है, कृष्णद्वैपायन एवं वेदव्यास हैं। और इसमें जो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त अर्थात मंत्र हैं। ठीक, और फिर हमने बताया प्रथम और 10वां मंडल जो है वह सबसे बाद में जोड़ा गया था। तो कई बार ये भी पूछ दिया जाता है कि सबसे बाद में कौन सा मंडल जोड़ा गया था। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया, ये नया मंडल है दोनों, ठीक है, पहला और 10वां। उसके बाद फिर हमने बताया तृतीय मंडल, तो तृतीय मंडल किससे संबंधित है, गायत्री मंत्र से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है, तो विश्वामित्र ने। और बात करते हैं कि तृतीय मंडल की रचना किसने की है, तो तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ने ही की है और गायत्री मंत्र की भी। ठीक, उसके बाद अगर बात करते हैं 7वां मंडल, तो 7वां मंडल किससे संबंधित है, दशराग युद्ध से। ठीक, उसके बाद फिर हमने बताया आपको 9वां मंडल किसको समर्पित है अर्थात किससे संबंधित है, तो सोम देवता को। ठीक है, और जो 10वां मंडल है दोस्तों, तो आपको पता है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो कौन, तो 10वां मंडल। ठीक, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र, ठीक है, जो 10वां मंडल संबंधित है। तो हमने आज वैदिक सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी देखी दोस्तों। ठीक है, क्या देखा, तो हमने देखा वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ठीक, पूर्व वैदिक काल की जानकारी मुझे ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी मुझे अन्य 3 वेदों से मिलती है। ठीक है, तो फिर हमने बताया आपको कि पूर्व वैदिक काल में कांसे और तांबे का प्रयोग होता है और उत्तर वैदिक काल आने के समय बाद फिर क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों को अलग अलग बांटा गया है 2 भागों में वैदिक सभ्यता को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि अलग अलग इतिहासकार हैं कि मैक्स मुलर ने कहा कि मध्य एशिया से आर्य आए थे, तो कुछ लोगों ने कहा कि आल्स पर्वत से आए थे, तो कुछ लोगों ने कहा नहीं यूरोप से आए थे। ठीक, तो अलग अलग मत है इनका। उसके बाद फिर हमने वैदिक सभ्यता के बारे में साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में देखा। तो पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में हमने भूगोज को अभिलेख देखा जो 1400 BC पुराना है, तो यहाँ से 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद हमने मृदभांड के बारे में देखा। ठीक, फिर साहित्यिक साक्ष्य के बारे में हमने देखा कि 4 वेदों से इसकी जानकारी मिलती है साहित्यिक। ठीक, तो हमने ऋग्वेद के बारे में देखा, सबसे प्राचीन वेद है और इसके संकलनकर्ता कृष्णद्वैपायन एवं वेदव्यास हैं। फिर हमने बताया कि इसमें 10 मंडल हैं और 1080 सूक्त हैं अर्थात मंत्र हैं। फिर हमने बताया कि प्रथम और 10वां मंडल जो बाद में जोड़ा गया, ये 2 मंडल नए हैं। फिर हमने बताया तीसरा मंडल जो है वह गायत्री मंत्र से संबंधित है। उसके बाद हमने बताया तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है और 7वां जो मंडल है वह दशराग युद्ध, 9वां मंडल सोम देवता को और 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, तो हमने ये चीजें आज पढ़ी। ठीक है दोस्तों, तो इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे जो 4 वेद हैं, चारों वेदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके बाद हम देखेंगे ऋग्वेद के उपवेद कितने हैं। ठीक है, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू दोस्तों।